Welcome to the third video of Unit 1, which is your business and its environment. In the last video, we discussed that the different structures of the business, right? Sole trader, partnership, private limited, public limited, etc. etc. अब उसमें मैं बार बार ये कह रहा था कि ये बिजनेस पब्लिक लिमिटेड बड़ा बिजनेस है, सोल ट्रेडर छोटा बिजनेस है, राइट? तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कह सके कि यार ये बिजनेस बड़ा है और ये बिजनेस छोटा है, ठीक है ना? एक उससे फ़र्क पड़ता है कस्टमर्स के माइंड के ऊपर, बैंक के ऊपर, कि भाई मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ, क्या मैं एक बड़े बिजनेस के साथ डील कर रहा हूँ कि मैं एक छोटे बिजनेस के साथ डील कर रहा हूँ, राइट? तो अब मेजर करने के लिए जो है कुछ तरीके हैं बिजनेस के साइज को, कि भाई कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप मेजर करो कि क्या इससे पता चलता है कि ये बिजनेस बड़ा है कि छोटा है, ठीक है? तो उसमें से कुछ हम देखते हैं मेजर्स। जैसे पहला मेजर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको देखना है कि ये बिजनेस बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है साइज में, तो एक तरीका है कि आप देखो कि उसके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं, ठीक है? बहुत कॉमन सी चीज़ है कि एक बिजनेस है उसमें 500 लोग काम करते हैं, एक बिजनेस है जिसमें 50 लोग काम करते हैं। तो भाई जिसमें 500 लोग काम कर रहे हैं तो हमने कह दिया कि भाई ये एक बड़ा बिजनेस है, फाइन, फेयर इनफ, ठीक है? मगर अब देखो यहाँ पे एक मसला है इसका, ठीक है? मसला क्या है कि बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव, राइट? कैपिटल इंटेंसिव अगर आपको याद हो वो बिजनेस होते हैं कि जिसमें मशीनरी ज़्यादा यूज होती है प्रोडक्शन में कंपेयर टू लेबर, ठीक है? तो एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो उसमें जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयज जो है उसमें कम होंगे, राइट? क्योंकि उसमें ज़्यादा मशीनरी यूज हो रही है, ठीक है ना? तो अगर जो जैसे हमने कहा कि एक बिजनेस से जो 500 लोग हायर करता है और एक बिजनेस में 50 लोग हायर करता है, तो हमने कह दिया कि भाई 500 एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं वो बड़ा बिजनेस है। बट हो सकता है कि जो 50 एम्प्लॉयज हायर कर रहा हो वो मशीनरी ज़्यादा यूज कर रहा है, ठीक है ना? तो उसका मतलब कि वो वाला बिजनेस ज़्यादा बड़ा हो गया, हो सकता है वो बड़ा हो, ठीक है ना? भले वो 50 लोग ही एम्प्लॉय कर रहा है मगर वहां पे मशीनरी ज्यादा यूज हो रही है, इसलिए उसको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और वो जो 500 वाला जो बिजनेस है उसके वहां पे शायद मशीनरी यूज ही नहीं हो रही है, बहुत कम यूज हो रही है, तो वहां पे इसलिए एम्प्लॉयज ज्यादा है प्रोडक्शन में, वहां मैनुअल प्रोडक्शन हो रही है, मैनुअल वर्क हो रहा है, ठीक है ना? तो इसी वजह से जो है वो, तो अगर हम इस बेसिस पे हम कहते हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ये बिजनेस बड़ा है ये बिजनेस छोटा है, तो एक बता तो देगा और बहुत इजी तरीका है ये बताने का, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, बहुत इजी तरीका है, इससे हमें इजीली पता चल जाता है कौन सा बिजनेस बड़ा छोटा। मगर इस मेजर का जो एक मसला है वो मसला यही है कि अगर एक बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है तो उसके एम्प्लॉयज कम होंगे, और उस बेसिस पे अगर हमने कह दिया कि भाई कम एम्प्लॉयज है छोटा बिजनेस है तो वो मिसलीडिंग हो सकता है, ठीक है ना? तो हमें हर मेजर के फायदे नुकसान पता होने चाहिए। फायदा ये है कि उसका बहुत आसान तरीका है उसको मेजर करने का, और नुकसान क्या है कि वो मिसलीडिंग हो सकता है अगर कैपिटल इंटेंसिव, राइट? चलो अब दूसरे मेजर पे आते हैं विच इज रेवेन्यू, कि एक बिजनेस का रेवेन्यू कितना है। देखो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है ना? प्लीज, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल्स टू प्रॉफिट। रेवेन्यू के अंदर से एक्सपेंसेस निकलेंगे फिर जाकर प्रॉफिट आएगा। तो अगर एक बिजनेस है जिसका रेवेन्यू लेट्स से 10 लाख रुपए है और दूसरा बिजनेस है जिसका रेवेन्यू 1 लाख रुपए है, तो हमने कहा कि भाई जो 10 लाख जिसकी सेल्स है वो बड़ा बिजनेस है, ठीक है? कुछ हद तक सही है ये भी, ठीक है ना? मगर अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि इसको जब आप कंपेयर करोगे, क्योंकि देखो कंपेयर करना जरूरी है तभी पता चलेगा ना ये बिजनेस बड़ा है या छोटा है। आपने ऐसे एक बिजनेस लिया, आपने बोला इसकी 10 लाख सेल्स है, और तो आपको कैसे पता चलेगा बड़ा बिजनेस है छोटा बिजनेस है, जब तक आप इसको कंपेयर नहीं करोगे किसी और बिजनेस के साथ। तो कंपेरिजन करना जरूरी है। तो इस वाले मेजर में जो है कंपेरिजन आप कैसे करोगे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और दूसरी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो ये मेजर जो है आपका काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है उसकी एक गाड़ी अगर बिकेगी तो तकरीबन 10 लाख की सेल्स उसकी हो गई सिर्फ एक गाड़ी बेचने पे, और आइसक्रीम वाला जो है उसको पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तब जाके जो है उसकी 1 लाख सेल्स होगी, राइट? तो अगेन ये मेजर भी ठीक नहीं है, ठीक है ना? स्पेशली अगर आप
एक इंडस्ट्री, दो अलग अलग इंडस्ट्रीज को कंपेयर कर रहे हो, हाँ सेम इंडस्ट्री को कंपेयर कर रहे हो तो फिर सही है कि टोयोटा और सुजुकी को अगर आप देखना चाहते हो कि टोयोटा और सुजुकी में जो है कौन सा बड़ा बिजनेस है, तो आप उसका रेवेन्यू देख लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। बट आप टोयोटा और वॉल्स का अगर देखोगे रेवेन्यू के बेस पे तो वो मिसलीडिंग है, राइट, फाइन। अब थर्ड मेजर पे जाते हैं, विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका मतलब ये होता है आसान अल्फाज में कि इस बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है इसमें, ठीक है ना, वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो एक बिजनेस जिसमें 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, दूसरा बिजनेस जिसमें 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो आपने कह दिया कि भाई जिसमें 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है वो जाहिर सी बात है बड़ा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है तो मतलब बिजनेस भी बड़ा ही होगा, ठीक है, फाइन। मगर अगेन अब देखो इसका भी मसला यही है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का था। अगर आपका बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, आपके बिजनेस में मशीनरी ज्यादा यूज हो रही है, और अगर ज्यादा मशीनरी यूज हो रही है तो मींस आपका इन्वेस्टमेंट मशीनरी पे लगा हुआ है, इस वजह से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 10 करोड़ आ रहा है, ठीक है ना। बट हो सकता है जिसका 1 करोड़ आ रहा है इन्वेस्टमेंट वो लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, वहां पे लेबर ज्यादा यूज हो रहा है, तो जहां लेबर ज्यादा यूज हो रहा है तो वहां पे उसकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगी हुई, ठीक है ना, उसमें ठीक है मशीनरी नहीं है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो छोटा बिजनेस है, वो लेबर इंटेंसिव होगा लेकिन काम काफी बड़ा होगा उसका, राइट। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है वो थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें हमें ये इसी चीज का ख्याल रखना है कि हम जो कंपेयर कर रहे हैं दो बिजनेसेस को, उस वो कि लेबर इंटेंसिव है कैपिटल इंटेंसिव है, ये हमें देखना चाहिए, फाइन। अच्छा, द फोर्थ थिंग इज योर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है, और सॉरी ये जो मेजर है ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ही है। रिमेंबर पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हैं, ठीक है ना, वो प्राइवेटली ओन बिजनेस है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि मार्केट में इस बिजनेस की अभी क्या वैल्यू है, और वो मार्केट में वैल्यू कैसे पता लगती है, प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि यूनिलीवर की अभी क्या वैल्यू है, ठीक है ना, या मुझे कंपेयर करना है बेसिकली दो बिजनेसेस को, दो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, यूनिलीवर एंड पीएनजी, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम इंडस्ट्री में। तो मैंने क्या किया कि यूनिलीवर का देखा कि अभी मार्केट में है, उसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया कि उसके मार्केट में कितने शेयर्स उसने सेल किए हुए हैं, मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू आ गई कि भाई यूनिलीवर की ये वैल्यू है। उसी तरह मैंने पीएनजी का देखा कि भाई पीएनजी का भी एक शेयर कितने का चल रहा है मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में, और देखा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में, मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया कि भाई इससे मुझे आइडिया हो गया कि कौन सा बिजनेस बड़ा है और कौन सा बिजनेस छोटा है, ठीक है ना, सही है, ये भी अच्छा मेथड है, ईजी भी है। मगर इस मेथड में अब एक मसला है। मसला क्या है कि देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, प्राइस ऑफ शेयर। अभी जो प्राइस ऑफ शेयर है ना, ये डेली बेसिस पे चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर है ये स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, इसकी प्राइसिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, और स्टॉक एक्सचेंज जो एक बहुत ही वॉलेटाइल किस्म का मार्केट है, राइट। कि किसी दिन स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की प्राइस एकदम बढ़ जाती है, किसी दिन जो एकदम से कम हो जाती है, ठीक है। एक शेयर प्राइस अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपए का था आज, तो हो सकता है कल वो डायरेक्ट 5 रुपए का हो जाए, तो डायरेक्ट हाफ हो गया, तो इसका मतलब आपके बिजनेस की वैल्यूएशन हाफ हो गई, राइट। तो इसका मतलब क्या कि आपका बिजनेस छोटा हो गया एकदम से, राइट, नहीं, डजंट मेक सेंस, ठीक है ना। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये इशू है कि अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज कर रहे हो टू मेजर द साइज, तो इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जो शेयर प्राइस है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है डेली बेसिस पे, दिन में एक दफा इतनी दफा फ्लक्चुएट होता है, सुबह कुछ और रेट है, शाम को कुछ और रेट होता है। तो इसमें फिर अगेन देखना है बिजनेस बड़ा है छोटा है, वो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है, ठीक है ना। एंड द लास्ट मेजर इज द मार्केट शेयर, ठीक है। अब प्लीज इसमें भी याद रखना है, ये मार्केट शेयर है, ये वो स्टॉक एक्सचेंज वाला शेयर नहीं है। मार्केट शेयर मैंने आपको बहुत दफा बताया हुआ है, क्या होता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी ब्रांड, मेरी कंपनी की प्रोडक्ट है, वो ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से कितना उसका शेयर है, ठीक है। मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूं क्लास में भी कि लेट्स से हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कराची के अंदर डेली बेसिस पे
1000 सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल होती है ऑफ ऑल द ब्रांड्स, पेप्सी, कोक, माउंटेन ड्यू, 7 अप एक्सेट्रा, सब आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। 1000 डेली बेसिस पे कराची में 1000 सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल होती है, उसमें से पेप्सी की जो है 600 सॉफ्ट ड्रिंक सेल होती है, राइट। तो हम कहते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 60%। इसका मतलब क्या है कि पेप्सी का जो है मार्केट शेयर 60% है, ठीक है, कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक सेल होती है कराची में उसमें से 60% पेप्सी की है, राइट। ये मार्केट शेयर है। तो मार्केट अब मुझे अगर कंपेयर करना है फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला, राइट, तो पेप्सी का मार्केट शेयर 60% है, कोक का जो है फॉर एग्जांपल 30% होगा, तो मैं कहूंगा कि शायद पेप्सी बड़ा है, राइट। तो ये मार्केट शेयर है। इसकी कोई डिसएडवांटेज एज सच हमें फिलहाल मिली नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज ब्रेनस्टॉर्म इट और हम देख सकते हैं कि क्या इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ये कब मिसलीडिंग हो सकता है, ठीक है, फाइन। तो ये हो गए हमारे सारे मेजर्स ऑफ बिजनेस कि किस तरह हमें पता चलता है कि कोई बिजनेस बड़ा है या छोटा बिजनेस है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है हमें पता होना क्या मेजर्स हैं, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या उसका फायदा है और क्या उसका नुकसान है, ठीक है। चले, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट विच इज के स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके क्या फायदे हैं, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है, आता है एग्जाम के अंदर कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस, एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल बिजनेस, तो क्या है। स्मॉल बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि वो जॉब्स क्रिएट करता है। अब आप बोलोगे सर छोटा बिजनेस है, कितने वो जॉब्स क्रिएट करेगा, एक बिजनेस जो है 2 या 3 जॉब्स क्रिएट करेगा, 5 करेगा, 10 करेगा, राइट। तो इतना ये कोई ये कोई एडवांटेज थोड़ी हुआ। तो देखो फाइन, दैट्स फाइन, ट्रू कि एक बिजनेस जो है छोटा बिजनेस बहुत ही कम जॉब्स क्रिएट करेगा, बट ये याद रखना किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में स्मॉल बिजनेसेस ही सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस होते हैं क्योंकि हमने जब याद है सोल ट्रेडर डिस्कस किया था, तो स्मॉल बिजनेस जो सोल ट्रेडर होता है इजीली सेटअप हो जाता है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती। तो इस वजह से स्मॉल बिजनेसेस जो है वो बहुत सारे होते हैं, राइट। आप अगर अपने फॉर एग्जाम्पल घर से ही उतरोगे तो आपके यहाँ पे आपको एक ग्रोसरी स्टोर नजर आएगा, एक बार्बर शॉप नजर आएगा, एक मिल्क शॉप होगा, राइट। तो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, राइट। तो इसीलिए जब वो मिल जाते हैं, जब अगर हम कलेक्टिवली इसको देखें तो कलेक्टिवली सबसे ज्यादा जॉब्स जो है आपकी स्मॉल बिजनेस ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि बिग बिजनेसेस होते हैं बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं, मगर बिग बिजनेसेस जो है वो ज्यादा नहीं होते क्वांटिटी में कहीं पे भी, राइट। सो दैट्स व्हाई स्मॉल बिजनेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ जॉब्स, राइट। सेकंड बेनिफिट ऑफ स्मॉल बिजनेस इज दैट कि वो बड़े बिजनेसेस के साथ कंपीट करता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पे स्मॉल बिजनेसेस जो है बिग बिजनेसेस को कंपटीशन दे रहे होते हैं, तो फिर फायदा क्या है। तो फायदा ये है कि देखो कंपटीशन, हमें हमेशा याद रखना कंपटीशन जो है हमेशा बेनिफिट करता है कंज्यूमर्स को, ठीक है ना। तो जो स्मॉल बिजनेस अगर होगा तो जो लार्ज बिजनेस है वो अपने कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। एक्सप्लॉइट का मतलब कि उसका गलत फायदा नहीं उठा सकेगा। सपोज कि अगर एक बिजनेस बड़ा बिजनेस है जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो और कोई नहीं बनाता, तो वो अकेला मोनोपोली है उसकी, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकता है, ठीक है ना, लोग फिर भी लेंगे क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट जब स्मॉल बिजनेसेस आ जाते हैं उसको कंपटीशन, भले थोड़ा बहुत भी कंपटीशन देंगे तो सही, ठीक है ना, तो वो फिर जो है बड़ा बिजनेस थोड़ा सा अटेंशन हो जाएगा, थोड़ा सा वो जो है जो अपना गलत फायदा उठा रहा था ज्यादा प्राइस चार्ज करके, वो अब नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा फायदा है स्मॉल बिजनेसेस का कि वो बड़े बिजनेसेस को कंपटीशन देते हैं। थर्ड फायदा क्या है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो बड़े बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, सर्विसेज देते हैं या कोई ना कोई कंपोनेंट्स बना के दे रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो एक गाड़ी जो बनती है, तो एक टोयोटा की गाड़ी के अंदर हर चीज टोयोटा नहीं बनाता, उसके अंदर बहुत हजारों किस्म के जो है ना चीजें उसके अंदर कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है वगैरह, बहुत सारी चीजें लगती है। तो हर चीज A to Z टोयोटा नहीं बनाता, ठीक है ना। टायर जो बड़ी हम अगर डिस्कस करें तो जो टायर है वो अलग कंपनी बनाती है, जो उसके अंदर जो साउंड सिस्टम है वो एक और कंपनी बनाती है, ठीक है ना। तो ये जो बिजनेसेस हैं उसमें बहुत छोटे बिजनेसेस भी होंगे जो उसको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो छोटे आपके जो है फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, ठीक है ना, वो उनके लिए टैक्स कंसल्टेंट होंगे, राइट। तो जो स्मॉल बिजनेसेस है वो बिग बिजनेसेस को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं।
राइट। नेक्स्ट एडवांटेज, आज का बिजनेस जो स्मॉल है कल को वो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। और ये याद रखना कि जितने भी आज बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो किसी ना किसी टाइम पे छोटे थे। एप्पल की अगर आप एग्जांपल लो तो अगर आपने किसी ने हिस्ट्री पढ़ी या उसकी कोई मूवी भी देखी है एप्पल स्टीव जॉब्स की, तो वो कैसे शुरू करता है, एक अपने गैराज से शुरू करता है। उसी तरह HP जो है वो भी एक गैराज से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फेसबुक सबको पता है, सब बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी। तो मकसद क्या है कि आज के जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो किसी ना किसी टाइम पे एक छोटा बिजनेस था। राइट, ओके। नाउ जो आखिरी एडवांटेज है स्मॉल बिजनेस का वो क्या है कि जो एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। ठीक है, वो जो है उस बिजनेस की कम होती है, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस होता है वो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स नहीं होते उसके पास, उसका जो ओवरहेड्स हैं वो कम होते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम आती है उसकी। राइट, ओके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। हमने एडवांटेजेस तो डिस्कस कर लिए स्मॉल बिजनेसेस के, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। तो छोटे बिजनेस होने के क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहला जो डिसएडवांटेज जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज कि जो छोटे बिजनेस होते हैं वो स्पेशलिस्ट मैनेजर जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है ना, जैसे कोई मार्केटिंग मैनेजर है या फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है ना, या प्रोडक्शन का मैनेजर है, जो मतलब जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो जो आपके जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि इन हर फंक्शन के लिए मैं अलग अलग मैनेजर या अलग अलग डायरेक्टर रखूं। ठीक है, तो जब वो एक स्पेशलिस्ट को नहीं रखते जो जिसको काम आता है उसको वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो फिर होता क्या है कि ओवरऑल जो है बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो फॉल हो जाती है। ठीक है ना, तो जो बड़े बिजनेस होते हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं तो इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है कि एक ही आदमी सारे काम कर रहा होता है। ठीक है, एक जनरल मैनेजर होगा जो मार्केटिंग भी देखेगा, जो फाइनेंस भी देखेगा, जो HR भी देखेगा। ठीक है ना, तो उसमें जो है वो वाली बात नहीं आएगी जो अगर एक स्पेशलिस्ट बंदा जो है वो काम कर रहा होता तो। राइट, नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज दैट कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो पैसे भी जो है रेज नहीं कर पाते। ठीक है ना, कि अगर उनको जब पैसों की जरूरत होगी तो उनके पास, जैसे हमने सोल ट्रेडर में ये चीज डिस्कस की थी कि उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है। राइट, तो स्मॉल बिजनेसेस के अंदर भी उनके पास जो है वो जो ओनर है उनकी अपनी सेविंग्स है या ओनर की अपनी कोई एसेट्स है जिसको बेच के वो जो है पैसा लगा सकता है बिजनेस में। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेसेस के पास जो पैसा होता है वो भी लिमिटेड होता है। उसको अगर ग्रो करना है तो बहुत मुश्किल है कि उसके पास जो है इतना पैसा होगा कि वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सके, क्योंकि उसको बैंक्स भी जो है वो लोन नहीं देती हैं, या देंगी तो बहुत मुश्किल से देंगी या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगी। ठीक है ना, और जो थर्ड प्रॉब्लम है स्मॉल बिजनेसेस का कि स्मॉल बिजनेसेस बहुत रिस्की होते हैं। रिस्की इन द सेंस इसीलिए क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस होता है वो नॉर्मली 1 या 2 प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहा होता है। ठीक है ना, तो अगर तो उसकी वो एक जो प्रोडक्ट है वो किसी भी वजह से उसकी डिमांड फॉल हो जाती है, ठीक है, या लोग जो है उसको लेने के लिए मतलब उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो आपकी प्रोडक्ट नहीं चलेगी, प्रोडक्ट नहीं चली तो आपका पूरा बिजनेस ही जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ही वही थी, आपके पास वही चीज़ थी बेचने के लिए। अब वो भी चली गई तो लोग जो है आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे अब। राइट, तो इसीलिए जो छोटे बिजनेस होते हैं वो रिस्की होते हैं इस सेंस में कि उनके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, वेयर जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। आप यूनिलीवर की एग्जांपल तो दे हैव हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स। ठीक है, तो अगर उनके 2 या 3 या 5 प्रोडक्ट्स भी नहीं चलती किसी भी वजह से तो उनके पास बाकी और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसकी वजह से उनकी जो है वो ओवरऑल कवर हो जाता है उनके लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा कुछ स्मॉल बिजनेसेस से रिलेटेड एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, और ये एडवांटेज क्यों है और ये डिसएडवांटेज क्यों है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। ठीक है, फैमिली ओन्ड बिजनेस आई थिंक नाम ही इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मुझे इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि फैमिली ओन्ड बिजनेस क्या होता है। ठीक है ना, एक फैमिली ओन्ड बिजनेस वो बिजनेस होता है जो एक फैमिली ओन करती है और वो जनरेशन्स पे जनरेशन जो है वो बिजनेस चलता रहता है, उसी फैमिली के अंदर ही जो है उसकी ओनरशिप रहती है। ठीक है ना, अब फैमिली ओन बिजनेसेस जो हैं हम इसके जो हम बेसिकली एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्ट्रेंथ्स है फैमिली ओन बिजनेस के, तो जो पहला स्ट्रेंथ है फैमिली ओन बिजनेस का वो है कमिटमेंट।
ठीक है, कि फैमिली ओन बिजनेस में जो है कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट कहाँ से होती है? क्योंकि देखो फैमिली ओन बिजनेस को नॉर्मली चलाने वाले फैमिली वाले ही होते हैं, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है उसमें वो फैमिली वाले ही होते हैं। तो उनकी तरफ से कमिटमेंट, नॉर्मली अगर आप किसी और कंपनी की अगर बात करो तो उसमें जो है वो लोग किसी को हायर करते हैं, ठीक है। अब वो जिसको आपने हायर किया है तो उसकी जो है लॉयल्टी आपके बिजनेस के साथ बहुत लिमिटेड होगी, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरा अगर मैं यहाँ पे 5 साल काम करूंगा, 10 साल काम करूंगा, उसके बाद मैं किसी और कंपनी में चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो वो वाली लॉयल्टी जो एक नॉर्मल बाहर के बंदे से नहीं आती, जो फैमिली ओन बिजनेस में जब एक फैमिली वाला जो है टॉप पोजीशन पे होता है, क्योंकि उसके पास अगर आप देखो तो उसके लिए वही एक ब्रेड एंड बटर है, ठीक है ना। और उसने ये सोचा हुआ होता है कि यार ये जो मेरा बिजनेस है कल मेरे बाद जो मेरा बेटा या मेरे घर वाले जो हैं इसको संभालेंगे, ये उनका बिजनेस है। तो वो एक कमिटमेंट आती है कि नहीं यार मुझे इस बिजनेस के लिए मेहनत करनी है, काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ मुझे फायदा नहीं देगा, मेरे आने वाली जनरेशन भी इससे फायदा उठाएगी, राइट। सेकेंड चीज जो फायदा है इसका वो है रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी इन द सेंस कि जो भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए वो एक एज अ प्राइड लेते हैं इसको बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इस चीज को। तो वो जो भी उनके डिसीजंस होते हैं वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं और आगे का विजन देखा जाता है उनका, ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन होता है। तो वो बिजनेस जो है वो इस तरह से नहीं चलता कि बस मुझे 1-2 साल में करूंगा, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, नहीं, वो उसको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है उसको चलाते हैं। तो इस वजह से जो है उसकी रिलायबिलिटी जो है फैमिली ओन बिजनेस की ज्यादा होती है एक फैमिली वालों की तरफ से जो काम कर रहे होते हैं। थर्ड चीज इसमें नॉलेज कंटिन्यूटी होती है। नॉलेज कंटिन्यूटी किस तरह से कि भाई बाप काम कर रहा है, ठीक है, फादर काम कर रहा है, उसका बेटा जो अभी फॉर एग्जांपल कॉलेज में, जैसे ही कॉलेज फारिग हो जाएगा तो जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो आपने देखा हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी कल्चर है कुछ कम्युनिटीज के अंदर के जहाँ पे बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है कि बहुत ही एक यंग एज से जो है जो भी फैमिली मेंबर है उसको बिजनेस करना आ जाता है, ठीक है ना। उसको बहुत सारी नो हाउ आ जाती है इंडस्ट्री की, बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो वो एक नॉलेज कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। फादर है बेटे को बताएगा, बेटा फिर उसको अपने बेटे को बताएगा, तो वो एक नॉलेज जो है पास ऑन होती है। और जो फादर का फॉर एग्जांपल 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो पूरा 50 इयर्स का एक्सपीरियंस अपने बेटे के साथ शेयर करेगा, ठीक है ना। तो एक नॉलेज कंटिन्यू रहती है। तो ये फैमिली बिजनेसेस के जो है ये सारे स्ट्रेंथ्स है जो इसको फैमिली ओन बिजनेसेस को एक एज अ एक एडवांटेज है उनके लिए। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि सक्सेशन का प्रॉब्लम आता है। सक्सेशन का मीन्स कि मेरे बाद कौन संभालेगा, ठीक है, या मैं जिस पोजीशन पे हूं कल उस पोजीशन पे कौन आएगा, ठीक है। जब हम फैमिली ऑन बिजनेस की बात करें तो फैमिली का मतलब वो नहीं बस एक क्लोज फैमिली। यहाँ पे फैमिली ऑन बिजनेस जो है वो लॉन्ग जो बड़ी जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, ठीक है, वो बहुत सारे चचा हैं और सब होते हैं, तो उनमें फिर उनके बच्चे होते हैं, तो वो बहुत बड़ी एक फैमिली बन जाती है। तो इसमें फिर जो है क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई लेट्स से 4-5 भाई हैं बड़े, ठीक है ना, उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया था। अब उनमें से एक भाई जो है वो रिटायर होना चाह रहे हैं, तो अब उनकी जगह कौन आएगा? क्या उनका बेटा आएगा कि नहीं भाई जो घर में सबसे बड़ा है वो जो है उनकी जगह लेगा, राइट। तो इस तरह के सक्सेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कुछ लोग करना, बहुत ऐसे भी होते हैं जो फैमिली के अंदर कुछ लोग यंग जनरेशन जो आज की है वो अपने बिजनेस में नहीं जाना चाहती, ठीक है ना। उनको होता है कि यार मेरा अपना कुछ और पैशन है, मैं वो करना चाहता हूँ। तो ये जो है कुछ फैमिली ओन बिजनेसेस में ये इश्यूज आते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी का। सेकेंड इशू जो आता है फैमिली ओन बिजनेस में वो इनफॉर्मेलिटी। इनफॉर्मेलिटी जो है वो इस सेंस में है कि जब बिजनेस आपका होता है तो आप अपने बिजनेस को इन अ वे कह सकते हैं कि फॉर ग्रांटेड ले रहे हो आप, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जो है वो मतलब एक सिस्टम आप नहीं बनाते हैं, क्योंकि सब फैमिली वाले होते हैं तो आपको लगता है यार क्या सिस्टम सब अपने ही है, सब घर वाले ही हैं, अब इनके साथ क्या सिस्टम बनाना, क्या जो है वो हायरार्की बनाना, किससे अप्रूवल लो, उससे अप्रूवल लो वगैरह वगैरह। तो एक पूरा एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, ठीक है ना। तो बिजनेस जब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में आता है तो फिर जो है बिजनेस के अंदर इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। कि बहुत दफा फिर कि भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं था। एक इनफॉर्मल तरीके से चल रहा था कि भाई
कभी वो अप्रूवल कर रहा है, कभी वो अप्रूवल कर रहा है, तो किसी को पता ही नहीं कि भाई किसकी अथॉरिटी कहाँ पे है या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पूरा एक इनफॉर्मल तरीके से जो है बिजनेस चल रहा है, राइट। तो ये एक उसका प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है ट्रेडिशनल का मतलब कि सालों से जैसा चलता हुआ आ रहा है वैसा ही जो है वो बिजनेस चलता रहता है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिजनेस का, जैसे हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनामिक है, बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो बिजनेसेस को जो है वो भी चेंज होना चाहिए, अपने तरीके, अपने जिस तरह वो काम करते थे। अब वो शायद कोई जमाना था कि जिसमें जो है जो दादा जैसे करते थे तो बेटा भी वैसे ही करता हुआ है, वो हो सकता था, ठीक है ना। मगर अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें आपकी चेंज होती है, तो जो चीज अब इवन 2 साल पहले भी शायद आप करते थे वो शायद अब एप्लीकेबल ना हो, मतलब इतना चेंज आ गया। पहले तो ये था कि 50 साल पहले भी जो हो रहा था वो अभी भी हो रहा है और वो चलता था, राइट। बट अब इतनी चेंजेस आ गई है कि शायद 3 साल 5 साल पुरानी प्रैक्टिस जो आप करते थे वो अब एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू बी एडवांस, ठीक है। तो इसीलिए जो है फैमिली बिजनेस में ये एक इशू आता है, क्योंकि स्पेशली व्हेन यू हैव ओल्डर पीपल, तो उनको लगता है कि भाई वो हमेशा बच्चों को यही बोलेंगे कि भाई हम तो ऐसे ही चलाते थे, हमारे टाइम पे ऐसे ही चलता था, तुम कौन हो आज के हमें सिखाने वाले, और ये इस तरह का माइंडसेट एक होता है, ठीक है ना। तो ये उसके वीकनेसेस है। जो लास्ट वीकनेस है, जो लास्ट डिसएडवांटेज है फैमिली ओन बिजनेस का, वो है कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। इसमें का आपको कॉमन सी चीजें आपको पता है कि जब फैमिली में चीज होता है, स्पेशली जब एक्सटेंडेड फैमिली होती है, चचा के बेटे, कजन्स वगैरह बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती हैं कि भाई मैं ये करूंगा या मैं वो नहीं करूंगा, और इस तरह की चीजें, मैं इतनी सैलरी लूंगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे मेरा प्रॉफिट इतना बनता है, ऑल दीज थिंग्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं। जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो बिजनेस जो है वो वीक हो जाता है और बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बिजनेस, फैमिली ओन बिजनेस को, ठीक है ना। तो दीज वर सम ऑफ द यू कैन से एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ अ फैमिली ओन बिजनेस, राइट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट हाउ डू बिजनेसेस ग्रो। बिफोर वी डिस्कस हाउ बिजनेसेस ग्रो, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई डू बिजनेस ग्रो, ठीक है, कि क्यों जो है बिजनेस ग्रो करती हैं। आई थिंक अगर आप खुद भी ब्रेनस्टॉर्म करो तो बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली बिजनेसेस लोग ग्रो ही इसीलिए करते हैं क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। आज मैं 100 यूनिट बेच रहा हूं, मुझे उससे इतना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे अब ग्रो करना है, मुझे 500 यूनिट बेचने, तो मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हम जो है बिजनेसेस को ग्रो करते हैं। सेकंड रीजन है मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, ठीक है। मार्केट शेयर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि मार्केट शेयर क्या होता है कि मेरे जो है मार्केट के अंदर मेरी प्रोडक्ट इतनी सेल हो रही है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं मेरी ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है। अगर मेरा मार्केट शेयर जो है पहले 30% था, मैं चाहता हूं कि 60% हो ताकि मैं मार्केट का लीडर बनूं, राइट। फिर जैसे मैं करूंगा वैसे ही बाकी कंपेटिटर्स मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो मार्केट शेयर इंक्रीज करना, ये भी एक वजह होती है क्यों जो है अपने बिजनेसेस कंपनीज ग्रो करती हैं। थर्ड, इंक्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इंक्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि जब मैं ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे या ज्यादा बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता हूं तो मेरी जो एवरेज कॉस्ट है एक यूनिट को बनाने की, जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। जिसकी एक एग्जांपल क्या है कि भाई अगर मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए। जब ज्यादा मिलते हैं रॉ मटेरियल तो मुझे जो है उस पर डिस्काउंट मिलता है, राइट। तो मेरी एवरेज कॉस्ट इस तरह कम हो जाती है कि एक यूनिट पे जो मेरा जो रॉ मटेरियल लगेगा वो कम प्राइस का लगेगा, राइट। तो इसीलिए लोग जो है अपने बिजनेसेस को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि जब मेरा बिजनेस बड़ा होगा तो मैं ज्यादा यूनिट्स बनाऊंगा, जब ज्यादा यूनिट बनाऊंगा तो मेरा जो है मुझे डिस्काउंट मिलेंगे और दूसरे जो सारे फायदे हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल को दूसरे यूनिट 4 में। तो मकसद क्या है कि जब अगर मैं बिजनेस ग्रो इसलिए करता हूं ताकि मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिले, ठीक है ना। दूसरा फायदा क्या है, इंक्रीज्ड पावर और स्टेटस, ठीक है। बहुत सारे लोग स्पेशली जो मैनेजर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं वो इसी कोशिश में लगे हुए होते हैं कि मैं जिस बिजनेस के लिए मैं काम कर रहा हूं, मैनेजर या डायरेक्टर,
उस बिजनेस को मैं एक्सपैंड करूं, उसको ग्रो करूं। क्यों ग्रो करूं? क्योंकि जब ये बिजनेस ग्रो होगा तो मैं इस इतने बड़े बिजनेस का मैं डायरेक्टर कहलाऊंगा या मैं मैनेजर कहलाऊंगा, राइट। तो इस बेसिस पे मेरी अपनी प्रोफाइल जो है, मेरा अपना कैरियर प्रोफाइल जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो मैनेजर और डायरेक्टर जो है इस वजह से बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहेंगे कि उनको जो है वो उनके लिए एक बड़े पावर या स्टेटस की बात है। सेम गोज विद द ओनर। ओनर भी आपने देखा होगा जो बड़े बिजनेसेस के ओनर होते हैं फेमस होते हैं, लोग जानते हैं उनके बारे में, लोग उनको फॉलो करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो इस वजह से भी लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। और जो लास्ट रीजन है कि लोग क्यों जो है अपने बिजनेसेस को ग्रो करना चाहते हैं वो ये है कि उससे जो है आपके बिजनेस को टेक ओवर करने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसमें होता है कि नॉर्मली जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, तो बड़े बिजनेसेस आसानी से छोटे बिजनेसेस को टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको कोई जो है आपका फॉर एग्जांपल मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है और मैंने कुछ लेट्स से 10 लाख रुपए लगाए हैं और 5 साल मेरा बिजनेस चला है और मुझे आके एकदम से कोई बोलता है कि तुम्हारे बिजनेस के मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ, मुझे अपना बिजनेस बेच दो, तो शायद मैं हंसी खुशी दे दूंगा यार। 10 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, 5 साल मेहनत की है, 1 करोड़ मेरे लिए शायद काफी है, बहुत है, राइट। क्योंकि छोटा बिजनेस था तो उसके लिए बड़े बिजनेस को 1 करोड़ देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट। बट अगर मैं बिजनेस को अपने ग्रो करता, उसी 5 साल में मेरा 10 लाख का बिजनेस शायद 10 करोड़ का हो जाता, तो फिर जो अगर उसको वो ऑफर करता मुझे, तो वो शायद 50 करोड़ करनी पड़ती, जो शायद उसके लिए इजी नहीं था, राइट। तो मेरा बिजनेस अगर मैं बड़ा बिजनेस हो जाता है मेरा, तो वो टेक ओवर करना भी उसको मुश्किल हो जाता है उनके लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ रीजंस है कि बिजनेसेस जो है क्यों ग्रो करते हैं। अब बिजनेसेस ग्रो कैसे होते हैं, ठीक है। तो एस लेवल में जो है हमारा जो ग्रो करने का तरीका है दैट इज थ्रू इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ जिसकी हम बात करते हैं, तो इंटरनल ग्रोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल जो है हमारे A2 का पार्ट है, वो हम जब A2 का वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका ये मर्जर्स और ये सारी चीजें हैं। एस के अंदर जो है ग्रो करने का जो उन्होंने बताया हुआ है वो सिर्फ है इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ क्या है कि बिजनेस जो है अपने खुद के जो रिसोर्सेज हैं उससे जो है वो ग्रो करे। उसमें क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल बिजनेस ने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी, तो वो कहलाएगा इंटरनल ग्रोथ के पहले 500 यूनिट बनाता था, अब 1000 यूनिट बना रहा है, तो बिजनेस इंटरनली ग्रो कर गया, राइट। या बिजनेस या कोई लेट्स से कोई रेस्टोरेंट है, उसने अपनी दूसरी ब्रांच खोल दी, राइट। ये जो है एक इंटरनल ग्रोथ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इंटरनल ग्रोथ का तरीका है। इंटरनल ग्रोथ जो है वो स्लो तरीका है ग्रो करने का, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ जब होती है तो बिजनेस अपने ही रिसोर्सेज के थ्रू, अपने ही जितने उसके पास प्रॉफिट इतने सालों में होते हैं, उसी प्रॉफिट को यूज करते हुए वो अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस है मगर एक ऑर्गेनिक तरीका है ग्रो करने का, एक सेफ तरीका है ग्रो करने का। इतना इस तरह ग्रो करती बिजनेस के जो है वो अपने उसको मैनेज कर पाए, ठीक है ना। इसका एक बड़ा फायदा है इंटरनल ग्रोथ का कि जब स्लोली जिसको स्लो ग्रोथ है, राइट। तो स्लो ग्रोथ जब होती है तो बिजनेस जो है इजीली उसको मैनेज कर सकता है, रादर देन कि मैं एकदम से एक दूसरी कंपनी खरीद लूं, ठीक है, अपने ही साइज की दूसरी कंपनी खरीद लूं, तो फिर जो है उसको इतने बड़े बिजनेस को मैनेज, अब 2 बिजनेस हो गए तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इंटरनल ग्रोथ जो है यहाँ तक हम जो है हमारी ये वीडियो यहाँ तक है।